मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया कि उनसे उम्मीद रखे थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निषाद का आरक्षण लागू कर दे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। तो अभी हमारे पास एक ही विकल्प है कि इंडिया ब्लॉक में जाकर और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। और राहुल गांधी जी का भी कहना है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हक और अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया ब्लॉक में हमें आने वाले समय में आरक्षण मिलेगा और पूरा निषाद समाज जो अति पिछड़ा समाज है पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा है। नहीं, मेरा इस बार निर्णय हमने। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सन ऑफ मल्ला के नाम से चर्चित और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरजेडी ने अपने खाते की 26 में से 3 सीटें उन्हें दे दी हैं और इन 3 सीटों में गोपालगंज, झांझरपुर और पूर्वी चंपारण है। वहीं अगर बात करें 2019 में भी 3 सीटें उनको मिली थी और इस बार भी 3 सीटें मिली हैं। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी को जो भी 3 सीटें मिली हैं उनमें से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की झोली में कितनी सीटें वो देते हुए नजर आ सकते हैं। जातीय समीकरण के तौर पर वोट से समझते हैं तो खबर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी 3 सीटों पर लड़े थे और वो उस वक्त अगर देखा जाए तो महागठबंधन के साथ ही थे। फिर भी जिन सीटों पर सहनी 2019 में लड़े थे उसमें से खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी सीट थी और इस बार तीनों सीटें नहीं मिली हैं उनको और इस बार सीट बदल दी गई है। वहीं 2019 में खगड़िया सीट पर खुद मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि एलजेपी प्रत्याशी महबूब अली कैसर ने वहां से 2,94,338 मतों से हार गए थे। वहीं मुकेश सहनी को 2,54,184 वोट ही मिले थे। वहीं मुकेश सहनी के अलावा उनकी पार्टी के 2 अन्य प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो उनके प्रत्याशी राजभूषण चौधरी को 2,56,890 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अजय निषाद ने 4,09,988 वोट से उनकी हार हुई थी। वहीं मधुबनी लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी के प्रत्याशी बद्री कुमार पूर्वे 4,55,000 वोट के करीब मतों से पराजित हुए थे और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार यादव की जीत हुई थी। वहीं बद्री कुमार पूर्व को मात्र 1,41,000 के करीब वोट ही मिले थे। आपको बताएं लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी को 2019 में दी गई सीटों से जो उनकी जो सीटें थी वो अब छीन ली है। इस बार गोपालगंज, झांझरपुर और पूर्वी चंपारण पर लोकसभा चुनाव लड़ने का उनको मौका दिया है। वहीं 2019 में इन सीटों में 2 से 3 पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा चुनाव में मैदान में उतरी थी। हालांकि इन सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और मुकेश सहनी को 3 सीटें इस बार मिली है। वहां का जो जातीय समीकरण क्या है अब ये जानना जरूरी है। आपको बताएं बिहार में जातीय समीकरण पर ही चुनाव का रिजल्ट टिका होता है। हर पार्टी समीकरण देखकर अपना प्रत्याशी उतारती है। आइए जानते हैं कि इस बार जो सहनी को 3 सीटें मिली है वहां का समीकरण क्या कहता है। अगर बात करें पूर्वी चंपारण सीट पर नजर डालें तो 35% जो अति पिछड़ा वोट बैंक है और इसके अलावा मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी करीब 15 से 20% के करीब आता है। ऐसे में ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जाति का वोट 15 से 20% के करीब है। वहीं अति पिछड़ा वोट में मंडल की जो संख्या है वो अधिक है। यही कारण है कि जेडीयू ने 2019 में रामप्रीत मंडल को प्रत्याशी बनाया था और नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार अगर जाति पिछड़ा वोट का साथ मुकेश सहनी को मिल जाता है तो एमवाई के समीकरण को जोड़ दिया जाए तो बीआईपी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। वहीं झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा के अलावा ब्राह्मण की जो संख्या अच्छी है लेकिन यहाँ मुस्लिमों और यादव का भी वर्चस्व देखने को मिलता है। वहीं गोपालगंज लोकसभा सीट से यह क्षेत्र सुरक्षित सीट मानी जाती है। यही अति पिछड़ा और दलित वोटों की जो संख्या है अच्छी है। खासकर सहनी समाज के कई उपजातियां भी हैं, इनका वोट ठीक है और इस सीट पर मुस्लिम और यादव निर्णायक वोटर के रूप में आते हैं। वहीं सवर्ण वोटर भी खेल पलटे में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक सेंधमारी नहीं हुई तो मुकेश सहनी के लिए जीत सुनिश्चित हो सकती है। वहीं आपको बता दें अभी इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों का जो फैसला नहीं
नहीं हुआ है कि कहां से कौन लड़ने वाला है। वहीं बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ। बहुत जल्द ही पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि मुकेश सहनी जिस तरीके से एनडीए का साथ छोड़कर यहाँ आए हैं आरजेडी में, ऐसे में उनको कितनी सीटें मिल पाती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जब 2024 में सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 25 में भी बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और हमारी जो विचारधारा है वो सीधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो हमेशा एक ही जगह रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपस में भाई है, आपस में नोक-झोंक होगा, लेकिन मेरा घर निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ, लालू जी के विचारधारा के साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं। और रहा कि जो बोल रहे हैं वो उनसे पूछिए कि वो कब तक रहेंगे, उनको भी समय मिलेगा, देख लीजिएगा कितना जल्दी वो बदल लेंगे पाला। रहा कि हम तो पार्टी चला रहे हैं, रहा कि विचारधारा की बात है, हमारे एजेंडा की बात है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बहुत ही फायदा होगा और हम लोगों का कर्तव्य है कि महागठबंधन में आए हैं, इंडिया ब्लॉक में आए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरे राज्य में मजबूती से काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ट्रांसफर हो और हमारी प्रत्याशी सब जगह 40 का 40 जगह मजबूती से चुनाव जीते। और हमारी जो लड़ाई है निषाद का आरक्षण, जब हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ही पूरा होगा आरक्षण। मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया कि उनसे उम्मीद रखे थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निषाद का आरक्षण लागू कर दे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। तो अभी हमारे पास एक ही विकल्प है कि इंडिया ब्लॉक में जाकर और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। और राहुल गांधी जी का भी कहना है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हक और अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया ब्लॉक में हमें आने वाले समय में आरक्षण मिलेगा और पूरा निषाद समाज जो अति पिछड़ा समाज है पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा है। नहीं, मेरा इस बार निर्णय हमने लिया है कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता, हमारे लिए 40 का 40 लोकसभा सीट जीतना मायने रखता है। मैं फ्री रहूँगा तो 40 का 40 प्रत्याशी के लिए दिन रात मेहनत करके उनको जिताने का काम करूँगा। रहा कि 3 सीट हमारी पार्टी को मिला है तो उस पर हमारे पार्टी के स्तर पे चर्चा हो रहा है और पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के बहुत सारे लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। अब वही है कि अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनके शरीर दिमाग सब चीज़ काम करना बंद कर दिया है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि इतना बोझा मत उठाइए और अभी रिटायरमेंट ले लीजिए। अभी 4000 सीट जीतने की बात कर रहे हैं तो शायद 4000 सीट मतलब हो सकता कुर्सी वाला सीट जीतने की बात करें, लोकसभा नहीं बात करते होंगे। तो नहीं, इस पे भी हम लोग अभी नहीं मन बनाए हैं, पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। बहुत बहुत ये भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, इतना पुराना साल से काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा उनके नेतृत्व में हमने भी काम किया है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुख्यमंत्री इतना सीनियर नेता रहे हैं। एक समय ऐसा था, मैंने फोटो देखा है कि मुख्यमंत्री जी बैठे थे और राजनाथ जी बैठे थे और मोदी जी पीछे खड़े थे। तो ये एक समय था, लेकिन आज ऐसा समय हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पैर छू रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पूरे बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहारी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ये सब चीज़ पे ध्यान रखिए। सिर्फ आप हमारे बिहार के धरोहर है, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार का रिकॉर्ड आपके नाम पे है कि बिहार के सबसे आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय का कोई मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जी हैं। तो हमारे बिहार का धरोहर है और इस तरीके से बिहार का इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। धन्यवाद। भाई ऐसे करो।